साथियों नमस्कार। मैं विकी बेलखोड़े, भारतीय बेरोजगार मोर्चा राष्ट्रीय संयोजक। साथियों, मैं आज फेसबुक पर ऑनलाइन इसलिए आया हूँ कि दिनांक 31 दिसंबर 2024 को भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा व राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से भारत बंद का आह्वान किया गया। यह भारत बंद का आह्वान भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब, साथ ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विकास चौधरी पटेल साहब, इनके माध्यम से, इनके नेतृत्व में यह भारत बंद किया जाने वाला है। बहुसंख्य मतदाताओं में यह संदेह निर्माण हो चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से उनके वोटों की चोरी की जा रही है। अभी कुछ समाज के कुछ पहलवान लोग कहते हैं, ऐसा कैसा ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है, ऐसा कैसा आप लोग बोल रहे हो कि केंद्र में जब इंडिया गठबंधन की सीटें चुनकर आती है और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, चाहे राज्य में हो केंद्र में हो, अगर गड़बड़ी होती तो सभी जगह पर वो चुनकर नहीं आते, सभी जगह पर चुनकर आते। जिस प्रकार से अभी एक लोगों के तरफ से एक सवाल किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन लोकसभा में देखा जाए तो अधिकांश जो सीटें हैं वह कांग्रेस सरकार की आती है, यानी कि इंडिया गठबंधन की आती है। और आप लोग कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी होती है, तो फिर झारखंड जैसे राज्य में हेमंत सोरेन जी की सरकार बनती है, तो ये किस आधार पर होता है? आप बोलते हो इधर ईवीएम में गड़बड़ी होती है, उधर फिर बीजेपी की सरकार नहीं आती। अगर 100% ईवीएम में गड़बड़ी की जाए तो लोगों का 100% विश्वास होगा कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, तो लोगों का 100% विश्वास नहीं होना चाहिए। इसीलिए छोटे राज्य को राज्य शासित जो पार्टियां हैं उनको सौंप दिया जाता है, और बड़े जो राज्य है जिसके आधार पर केंद्र की सत्ता हस्तगत की जा सकती है, उस राज्य में वह गड़बड़ी करते हैं। अभी सुनने के लिए काफी अचंभीय मामला है कि आज एलन मस्क जैसा दुनिया का एक बड़ा जागरूक टेक्नोलॉजी में जिसने महारत हासिल की है, आज लगभग 250 से अधिक जिनके सैटेलाइट इस पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आज उस आदमी ने टेक्नोलॉजी में दुनिया पर अपना लोहा मनवाया है। वो एलन मस्क जी कहते हैं ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। हमारे लोग जब पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो पेट्रोल की मशीन के ऊपर में झुक झुक कर 10 बार देखते हैं कि पेट्रोल बराबर डला या नहीं। एटीएम मशीन में जाते हैं तो 10 बार वो कैंसलेशन का बटन दबाकर वह देखते हैं कि हमारे बाद में आने वाले आदमी ने गड़बड़ी करनी नहीं चाहिए। आज एक ओटीपी के माध्यम से बैंक अकाउंट खाली किया जाता है, ब्लूटूथ के माध्यम से हम एक दूसरे को हमारे मोबाइल का डाटा हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो आज दुनिया में जो प्रगत राष्ट्र है, उन सारे प्रगत राष्ट्रों ने ईवीएम मशीन को बंद कर दिया है। लेकिन आज भारत जैसा जो देश है, भारत में आज भी ईवीएम के माध्यम से चुनाव किए जा रहे हैं, और खुद सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। यानी क्या है? निष्पक्ष, पारदर्शी और मुक्त यह चुनाव नहीं हो सकता है। और मत का जो अधिकार है, वो हमारा जो वोट है, यह वोट का अधिकार ही हमारे लिए, हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के हकदार है। यह बोलने का ही अधिकार जो है, हमारी आइडेंटिफाई अगर इस देश में कुछ होगी तो वह हमारे वोट का अधिकार है। अगर वोट के अधिकार को अगर शून्य किया जाता है, वोट के अधिकार की अगर पारदर्शिता नहीं होती है, तो यह हमारे लिए गंभीर मामला है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो हमें वोट का अधिकार दिया, यह राजा बनने के लिए दिया, और यह अधिकार देने के कारण आज देश का जो
राजा हो, चाहे वो खासदार हो, चाहे वो आमदार हो, यह आमदार और खासदार जो होते हैं यह साल में एक बार वोट लेने के लिए हमारे मतदाताओं के पैर पड़ते हैं। इसका मतलब देश की व्यवस्था में प्रधानमंत्री रहने वाला आदमी भी मतदाताओं के पैर पड़ने के लिए अगर मजबूर होता है तो आप सोच सकते हो कि यह वोट का अधिकार यह राजा को भी झुकाने का अधिकार है। जिस देश में राजा को अधिकार नहीं है, एक सामान्य रिक्शा चालक हो या फिर भिखारी हो, उसको इतना बड़ा अधिकार, यह वोट का अधिकार दिया गया है कि उसके सामने देश का प्रधानमंत्री भी झुककर उसको अगर वोट की अगर भीख मांगता होगा तो भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने यह जो वोट का अधिकार दिया है, यह वोट का अधिकार यह राजा से बड़ा अधिकार है। लेकिन वह जो मतदाता है, वह मतदाता जिस व्यक्ति को वो देता है घोड़े को और चुनकर आते हैं गधे, तो उसमें भी एक संदेह निर्माण हो चुका है। आज देश की जनता यह चाहती है कि बैलेट पेपर लागू होना चाहिए, ईवीएम मशीन यह रद्द होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस देश में चुनाव आयोग जो है वह बदमाशी कर रहा है, वह रंगदारी कर रहा है। मत का अधिकार, वोट का अधिकार, यह चुनाव आयोग जो है वोट का अधिकार यह जनता के कहने के ऊपर में भी उनको समाधान कारण पद्धति से करना चाहिए। इसीलिए भारत का जो निर्वाचन आयोग है, ये जो इलेक्शन कमीशन है, यह बाध्य है, संविधान ने इनको बाध्य कर रखा हुआ है कि देश में मुक्त पारदर्शी अगर चुनाव अगर करना है तो आपको मतदाताओं को विश्वास में लेकर करना होगा। लेकिन देश में मतदाता ईवीएम मशीन के विरोध में वो तैयार हो चुका है, मानसिकता निर्माण कर चुका है। वो नहीं चाहता है कि देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव होना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन अगर इस प्रकार से अगर मतदाताओं के समाधान कारक प्रक्रिया के विरोध में जाकर काम करता है तो इसका मतलब सरकार, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन यह तीनों भी संविधान विरोधी कृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए यह भारत बंद का जो दूसरा मुद्दा है, वह मुद्दा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बंद होकर पूर्ववत जिस प्रकार से बैलेट पेपर के माध्यम से इलेक्शन होते थे वह इलेक्शन होने चाहिए, ताकि देश में जो मतदाता है उसको यह एहसास हो कि उसके वोटों की चोरी नहीं हो रही है और वह समाधान कारण तरीके से वो मतदान करके उसका वो हक अपना बना सकता है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से वह वर्चस्व करने का काम ईवीएम मशीन से कर रहे हैं। इसीलिए हमारे लिए बहुत खतरनाक मामला है कि अगर वोट का अधिकार बचेगा तो संविधान बचेगा, संविधान बचेगा तो हम बचेंगे और हम बचेंगे तो यह देश बचेगा और देश बचेगा तो आने वाली जनरेशन बचेगी। तो आने वाली जनरेशन को बचाने की पूर्व शर्त, देश बचाने की पूर्व शर्त, हमें खुद को बचाने की पूर्व शर्त और संविधान को बचाने की जो पूर्व शर्त है वह वोट का अधिकार अगर बचता है तो यह सारी अधिकार हमारे बच सकते हैं, हमारी आने वाली जनरेशन बच सकती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है यह मतदाताओं के मतों को शून्य करने का मामला है और तीसरी शक्ति निर्माण न होने देना। यानी आज देश के मतदाता तीसरी शक्ति का इंतजार कर रहे हैं, तीसरी शक्ति निर्माण न होने देना। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों भी मिलकर इस देश में राज करने के लिए पॉलिटिकल सेटलमेंट के माध्यम से ईवीएम मशीन को यह उपयोग में ला रहे हैं। 1984 में इंदिरा गांधी जी ने इस ईवीएम मशीन को लाया। उन्होंने 2004 और 2009 में 100% ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर देश के सरकार को बनाया। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के लालकृष्ण आडवाणी सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में गए। कोर्ट में 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट आया। इस जजमेंट के आधार पर 2014 के इलेक्शन में 100% वीवीपीटी पेपर ट्रेल लगानी चाहिए थी। निर्वाचन आयोग ने नहीं लगाया इलेक्शन कमीशन में। भारतीय जनता पार्टी की 2014 में केंद्र में सरकार बनी और सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा का सांसद बनाया गया। यह भी एक प्रकार का सेटलमेंट है कि लाई कांग्रेस ने इस मशीन को
और उसका उपयोग आज बीजेपी कर रही है। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता है वह ईवीएम मशीन का रोना रो रहे हैं। वह भारत के जनता को, मतदाताओं को मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं। लोगों को पता होगा कि 17 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में सभापति जी को संबोधित करते हुए भारत देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि हम अभी एक नया फैशन आया है, जिस फैशन में कहा जाता है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। मैं अमित शाह जी को ये बोलना चाहता हूँ कि आपको संसद में वहां पर बैठने का और बोलने लायक अगर किसी ने बनाया होगा तो उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। आपने सोचने के पहले, बोलने के पहले ये सोचना चाहिए था कि आप किस माध्यम से इतने बड़े, बाबा साहब आम्बेडकर एक सूर्य है और सूर्य के तरफ अगर आप देखकर थूकते हो तो वह आपके ही चेहरे पर उतरेगा, आपके ही चेहरे को वह अशुद्ध करेगा। इतना बड़ा काम आपने किया, एक सूरज के तरफ आपने आपत्तिजनक टिप्पणी दी, लेकिन हम ऐसा मानते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि यह सोची समझी साजिश है। माननीय अमित शाह जी यह कोई नए नेता नहीं है, इनका यह विद्यार्थी अवस्था से यह राजनीति में है, समाज नीति में है और इस पद पर आने के बाद में इस प्रकार का वह अगर स्टेटमेंट देते हैं तो यह काफी संदेहास्पद है कि वह जानबूझकर इस स्टेटमेंट को रिलीज कर रहे हैं ताकि वर्तमान में जो देश में ईवीएम के विरोध में वातावरण तैयार हुआ है, ओबीसी की जाति न्याय जनगणना के करने के लिए जो वातावरण तैयार हुआ है, संविधान को बचाने के लिए जो वातावरण तैयार है, इस सारे वातावरण को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने लगता है कि इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया हो। लेकिन यह असंवैधानिक है, यह अपमानजनक है। अगर देश के अगर गृह मंत्री इस प्रकार का अगर स्टेटमेंट रिलीज करते होंगे तो यह काफी अशोभनीय है कि उनके पीछे की जो साधारण जो मशीनरी है, जो साधारण कार्यकर्ता और मंत्री लोग हैं, वो किस हद तक जा सकते हैं, यह भी काफी गंभीर मामला है। तो भारत बंद के इसमें यह जो तीसरा विषय है, इस विषय को भी आधार लेकर ये 3 प्रमुख मुद्दों के ऊपर में 31 जनवरी 2024 को यह भारत बंद होने वाला है साथियों। और यह भारत बंद हमें सभी लोगों को साथ में मिलकर संवैधानिक दायरे में रहकर कानूनन व्यवस्था को बनाकर हमें इस भारत बंद को करना है। और भारत बंद यह हम इस देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए कर रहे हैं। क्यों? कि लोकतंत्र में 2 अधिकार होते हैं। जब राजतंत्र होता है तो राजतंत्र में लड़ाई होती है, राजाओं की लड़ाई होती है, लेकिन लोकतंत्र में राजाओं की लड़ाई नहीं होती। लोकतंत्र में लोगों का यानी कि जनता का राज होता है और जनता अपने राज को, अपनी मांगों को वह पूरा करने के लिए, अपने समस्या का समाधान करने के लिए एक प्रकार से वह वोट का अधिकार के माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधि को पार्लियामेंट में भेजते हैं कि उनके हक और अधिकारों की आवाज, उनके संवैधानिक अधिकारों की आवाज, उनके आने वाले भविष्य यानी उनके बच्चों के अधिकारों की आवाज यह पार्लियामेंट में हमने जो चुनवा कर भेजे हुए प्रतिनिधि है वो उठाएंगे। लेकिन वर्तमान में अगर वो उठाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं तो लोकतंत्र में दूसरा जो अधिकार है लड़ाई लड़ने का, वो रास्ते की लड़ाई यानी विरोध प्रदर्शन। तो भारत बंद करना यह एक प्रकार से लोकतंत्र का जो दूसरा अधिकार है, विरोध प्रदर्शन का, फंडामेंटल राइट्स है। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने आर्टिकल 19 दिया है अभिव्यक्ति स्वतंत्र का, कि आप अपने हक और अधिकारों की बात सार्वजनिक तौर पर रास्ते की लड़ाई लड़ने के लिए आप उपयोग में ला सकते हो। इस आर्टिकल 19 का उपयोग करते हुए हमें इस भारत बंद को सफल बनाना है और इस भारत बंद को सफल बनाने के लिए हमें जन जागृति कर हमें इस भारत बंद के जो विषय है उस विषय को समाज तक पहुंचाकर हर समाज के व्यक्ति को इसकी जानकारी देकर, क्योंकि हम शांति प्रिय लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान को बचाने के लिए
हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम किसी भी प्रकार के हिंसा के समर्थन में नहीं है, किसी भी जाड़फोड़ तोड़फोड़ के समर्थन में नहीं है। हम संविधान में के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से हमारे समाज की, हमारे संवैधानिक अधिकारों की हम आवाज उठाकर लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर संविधान बचेगा तो हमारे अधिकार बचेंगे, हमारे अधिकार बचेंगे, हम बचेंगे तो यह देश बचेगा, और देश बचेगा तो आने वाली जनरेशन बच सकती है। तो मैं आप सभी लोगों के माध्यम से यह आह्वान करता हूँ, यह गुजारिश करता हूँ कि बड़ी संख्या में यह ओबीसी जाति निहाय जनगणना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बंद होना चाहिए, ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, और सार्वजनिक तौर पर जो अमित शाह जी ने अपमानजनक बयान दिया है, यह बयान पुनः कोई हिम्मत न करे कि इस प्रकार से वह दे सकते हैं या देंगे, तो इस सारी तीनों विषय के ऊपर विरोध प्रदर्शन के लिए यह भारत बंद का आंदोलन है। आप सभी महानुभाव से मैं विनती करता हूँ कि आप अपने अपने संपर्क के लोगों से, आप अपने अपने रिश्तेदारों से, जान पहचान के लोगों से आप संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए उनको तैयार करोगे, प्रेरित करोगे, क्योंकि कोई भी दुनिया में बड़ा परिवर्तन बिना संगठन शक्ति के आधार पर नहीं हुआ है। हमें संगठन शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारे संपर्क के सभी लोगों को आह्वान करिए और यह भारत बंद के मुद्दे को आप समझाइए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय संविधान, जय ओबीसी, जय मूल निवासी।